ब्रेक के बाद एक बार फिर सबका स्वागत है। आप देख रहे हैं टैक्स गुरु और हमारे साथ हैं जाने माने टैक्स एक्सपर्ट शरद कोहली साहब। कोहली साहब, एक सवाल आया है अहमदाबाद से नयन शाह साहब का, जो कि हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। नयन शाह साहब नमस्कार। आईटीआर का रिटर्न अगर किसी की डेथ होने के बाद लीगल रिप्रेजेंटेटिव फाइल कर सकते हैं, ऐसा आपने आपके अपने प्रोग्राम में गाइड किया था। ठीक है, समझ तो वो कितने साल तक लीगल रिप्रेजेंटेटिव के रेफरेंस में रिटर्न फाइल कर सकते हैं? जी जी नयन जी, देखिए जो नियम ये कहता है कि जिस डेट को उस व्यक्ति का निधन हुआ है उस डेट से उस यानी कि फाइनेंशियल ईयर शुरू होने से लेके उस डेट तक, ध्यान दीजिएगा, वो तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव फाइल कर सकते हैं। उस डेट के बाद से जो इनकम होती है वो फिर लीगल एयर फाइल करता है, यानी कि उनके जो कानूनी जो उनके सक्सेसर अधिकारी वो फाइल करते हैं, तो इसलिए उत्तराधिकारी फाइल करते हैं। तो नयन जी, मैं क्लेरिफाई करना चाहूंगा कि फाइनेंशियल ईयर के शुरू से लेके निधन की डेट तक लीगल रिप्रेजेंटेटिव, और क्योंकि अब उसके बाद तो वो है नहीं दुनिया में, तो फिर उनके जो उत्तराधिकारी हैं जो भी लीगल एयर हैं वो बाकी का हिस्सा वो फाइल करते हैं। मान लिया किसी का देहांत हो गया 10 नवंबर को, तो 1 अप्रैल से लेके 10 नवंबर तक की जो भी उनकी आमदनी बनती है वो एलआर फाइल करते हैं, लीगल रिप्रेजेंटेटिव वो एलआर फाइल करेंगे, और 10 नवंबर के बाद उस प्रॉपर्टी पे जो भी आमदनी हो रही होगी वो उनके उत्तराधिकारी यानी उस प्रॉपर्टी के जो मालिक होंगे वो उसको फाइल करेंगे। लेकिन फाइल कब तक कर सकते हैं? या प्रॉपर्टी है या बिजनेस है, वो लीगल एयर जब तक फाइल कर सकते हैं जब तक वो जो प्रॉपर्टी है या वो जो एसेट है वो जब तक उत्तराधिकारी के अपने नाम पे नहीं आ जाता है। एक दफे वो नाम पे आ जाता है तब तो आप उसको उनके अपने नाम से फाइल होना शुरू हो जाएगा। नहीं, लेकिन आप कंफ्यूज कर दिए मुझे कि मरने के तुरंत बाद तो उत्तराधिकारी के नाम पे आएगा नहीं, टाइम लगता है। हाँ, तो उन्होंने मान लीजिए, मैं उदाहरण पीरियड के मान लीजिए फिक्स डिपॉजिट है बैंक की, फिक्स डिपॉजिट उनके नाम है, उसमें आपने नॉमिनी का नाम लिखा हुआ है, तो नॉमिनी जो बाकी का पीरियड है वो नॉमिनी के नाम से जाएगा, पर जो निधन के डेट तक की वो है वो उनके नाम से लीगल उत्तराधिकारी के नाम से फाइल हो। ये नहीं। नयन शाह साहब, कोई कंफ्यूजन? सर जी, उसके साथ साथ एक प्रॉब्लम ये है कि जब फिक्स डिपॉजिट का इन मैच्योरिटी के पहले डेथ हो जाती है अकाउंट होल्डर की, जो फीस का ओनर है, तो उसके बाद समझो कि जब उसका नॉमिनी प्रीपेमेंट उसको करा देगा तो बैंक 1% के इंटरेस्ट पेनल्टी चार्ज कर देती है। जी जी जी, मैं समझ गया बात। अभी क्या होता है सर कि उसको वही फिक्स वो रिन्यू कराने वाला है, लेकिन ये इंसिडेंस की वजह से उसको इंटरेस्ट लॉस हो रहा है, तो 15G भी नहीं दे सकता है क्योंकि डिपॉजिटर एक्सपायर हो गया है, और उसका प्री पेमेंट करने पे जो इंटरेस्ट लॉस हो जाएगा, तो उसके लिए कोई रास्ता है? नहीं, वो सिर्फ नयन जी, जो अगर जॉइंट होल्डर है तो वो बैंक को, मान लीजिए 2 लोगों के नाम से है, एक व्यक्ति बदकिस्मती से दुनिया में नहीं रहे, तो जॉइंट होल्डर जाके बैंक को रिक्वेस्ट कर सकता है कि आप इसको मैच्योरिटी डेट तक चलने दीजिए, और फॉर्म 15 भी जमा करने की इजाजत दे दी जाती है। परंतु अगर सिंगल नाम से है नयन जी, तो फिर बैंक इसमें एतराज करते हैं, क्योंकि जिस व्यक्ति के नाम एफडी चल रही है वो स्वयं नहीं रहे, तो बैंक उसमें एफडी को कंटिन्यू करने में एतराज करते हैं। इसलिए कंटिन्यू करने में एतराज करते हैं, प्री मैच्योर उसको तोड़ने में फिर पेनल्टी लगाते हैं। हाँ, तो अब देखिए, अब निधन तो एक ऐसी बात है जो कि फिर नॉमिनी के नाम आ जाता है, नॉमिनी के नाम। हालांकि अच्छी बात है, आपने जो ये है प्रोविजन है वो आपने बताएं, लेकिन एक मानवता के नाते भाई निधन हो गया, प्री मैच्योर हमने ले रहे हैं तो नहीं करना चाहिए। तो मैं नयन जी को सलाह दूंगा वो बैंक को जाके रिक्वेस्ट करें, अगर बैंक मान जाता है कि भाई इसको उस डेट तक कंटिन्यू कर दें और ब्याज का लॉस नहीं हो। पर मैं मानता हूं लक्ष्मण, जब व्यक्ति दुनिया से चला गया तो हम 1% का लॉस वगैरह क्या देखें, मुझे थोड़ा सा ये भी महसूस हो रहा है इस बात को। तो नयन जी, आपकी समस्या जेन्युइन है, पर इसका आप बैंक से जाके बात कर सकते हैं। ठीक है नयन जी, तो ये है, फिर भी कोई दिक्कत हो तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं दोबारा। एक छोटा सवाल जल्दी से ले लेते हैं सलील जी का, जो कि गोवा से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सलील साहब नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार सर, बताएं क्या उलझन आपकी? सर नमस्कार। नमस्कार सलील। हाँ, तो एक्चुअली मैं गोवा से बोल रहा हूँ, तो मैं ये सवाल पिताजी पिताजी पूछ रहा हूँ। मेरे पिताजी एक्चुअली आपके पीएम की आवाज का ये शो ऑलमोस्ट एवरी सैटरडे देखते हैं, तो थैंक यू वंस अगेन आप पीएम की आवाज के लिए कि टैक्स के बारे में बहुत अच्छा इन्फॉर्मेशन मिलता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हौसला बढ़ाने के लिए। क्वेश्चन ये है कि मेरे दोनों पेरेंट्स, मतलब माताजी और पिताजी, बहुत सुपर सीनियर सिटीजन हैं, 81 ईयर्स ओल्ड, तो उन्होंने एक नेशनल सेविंग स्कीम अकाउंट ओपन किया था पोस्ट ऑफिस में 1988 में, जब ये स्कीम लॉन्च हुआ था। ओके, तो
अभी क्या ठीक है। हुआ था कि उस समय टैक्स बेनिफिट्स नहीं थे, मतलब विड्रॉल के टाइम पे टैक्स लग रहा था। हेलो, ठीक है, हाँ ठीक है, आवाज़ आ रही है। हाँ हाँ, तो उन्होंने विड्रॉ नहीं किया था। तो लास्ट ईयर अक्टूबर 24 से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने वो इंटरेस्ट पेबल जो था वो बंद किया था। इसलिए बाद में इस फाइनेंशियल ईयर मतलब अप्रैल 25 में उन्होंने जो अमाउंट डिपॉजिट किया था, डिपॉजिट 1992 तक किए थे, 88 में चालू किया था, 1992 तक डिपॉजिट किए थे और एवरी ईयर इंटरेस्ट एक्यूर हो रहा था। तो ये अमाउंट बाद में उन्होंने अप्रैल 25 में विड्रॉ किया। तो मदर के नाम से ऑलमोस्ट 13 लाख के आसपास और पिताजी के नाम पे के आसपास। तो जस्ट जानना चाहता था सर कि ये जो अमाउंट अभी जो विड्रॉ किया है तो ये टैक्स लायबिलिटी इस साल आएगी क्या? ठीक है, बहुत अच्छा सवाल है कोहली साहब। जी हाँ सलील जी, आएगी टैक्स लायबिलिटी। एनएसएस प्राइमा फेसिया जैसे आपने कहा एग्जाम नहीं है, उसका जो ब्याज है यानी कि प्रिंसिपल अमाउंट आप घटा दें, बाकी का ब्याज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आईएफएस जो शेड्यूल कहते हैं उसमें आपको दिखाना पड़ेगा। ये टैक्सेबल है। एनएसएस स्कीम बंद हो चुकी है। एनएसएस स्कीम बंद हो चुकी है, तो ये इस पे आपको इस हिसाब से टैक्स की देनदारी बनती है। अब कोई कंफ्यूजन तो नहीं है सलील जी? चलिए, लगता है उनसे संपर्क टूट गया, लेकिन उनके सवालों का जवाब आपने बहुत संक्षिप्त में दे दिया। चलते चलते एक सवाल कई लोग पूछते हैं कि कई लोगों को माता पिता से विरासत में सोना मिला है, प्रॉपर्टी मिली है, जमीन मिला है, फ्लैट मिला है, तो उसका क्या करें? उस पर टैक्स की देनदारी बनती है क्या? उस पर टैक्स की देनदारी नहीं बनती है। नहीं बनती है। 56(2)(10) में आपको जितनी भी प्रॉपर्टी मिल रही है या कुछ भी मिल रहा है उस पर नहीं बनती है। बस आपको ध्यान ये रखना है कि जब आप उसको बेचेंगे उस समय जो कैपिटल गेन होगा वो कैपिटल गेन आपको देना पड़ेगा, परंतु जो उसकी कॉस्ट होगी वो कॉस्ट टू प्रीवियस ओनर यानी कि आपके जो एंसेस्टर्स की कॉस्ट थी वो मानी जाएगी। और अगर 1/4/2001 से पहले की ये प्रॉपर्टी है या कोई भी एसेट है तो उसकी वैल्यूएशन आपको 1/4/2001 को करानी पड़ेगी। रजिस्टर्ड वैल्यूअर से वैल्यूएशन करानी पड़ेगी। ये रजिस्टर्ड वैल्यूअर ज्वेलरी के भी होते हैं, प्रॉपर्टी के भी होते हैं, कोई और एसेट है उसके भी होते हैं। वो वैल्यूएशन कराइए, कागजात सारे अपने पास रखिए, क्योंकि ये जवाबदेही आपकी होगी कि आप ये इस कॉस्ट को किस आधार पर घटा रहे हैं। मतलब कि विरासत में मिली संपत्ति हमारे पास कब आई इससे मतलब नहीं होता है जी, सामने वाले ने खरीदा कब था उससे मतलब होता है। और जब आपने बेचा था, हाँ, तो जब आप बेचेंगे तब टैक्स आएगा, यानी कि बीच में टैक्स कुछ नहीं है। हाँ। पहले जो उन्होंने खरीदा था वो टैक्स के लिए काम की बात है, और जब आप इसको बेचेंगे तो टैक्स के लिए काम। मान लिया आपके पिताजी ने 20 लाख में कोई घर खरीदा और आप उस घर को विरासत में ले लिया और उसको बेच रहे हैं 60 लाख में, तो 20 लाख में जो खरीदा वहां से गिना जाएगा। और अगर 1/4/2001 से पहले का खरीदा है तो फिर 1/4/2001 को आपको वैल्यूएशन इसकी करानी पड़ेगी। वो आपके हक में है, क्योंकि आप उससे आपको फायदा होने वाला है। चलिए, तो अगर आपको विरासत में से कोई भी संपत्ति मिली है तो इस तरह से आप टैक्स का कैलकुलेशन कर सकते हैं और टैक्स की देनदारी बनती है तो आपको देना पड़ेगा बेचने पर। जब तक आपके पास है तब तक आपको टैक्स की कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद कोहली साहब सभी सवालों का जवाब देने के लिए। तो टैक्स गुरु में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए CNBC आवाज। आपके पास कोई भी सवाल हो, चाहे इनकम टैक्स से जुड़ा हुआ या GST से, तो आप हमें लिख भेजिए tax@moneycontrol.com पे और सवाल के साथ अपना नाम और मोबाइल नंबर लिखना ना भूलें। फिलहाल के लिए इजाजत। देखते रहिए CNBC आवाज। नमस्कार।